हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप लोगों के लिए जीके के और जीएस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ एंड तक देखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर चुके हो तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर बनने चाहिए, ठीक है। और नहीं बन रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे। तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम कब गिराए गए थे? ऑप्शन पहला है परमाणु जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद ऑप्शन 2 है द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड है अपना एशियाई युद्ध फर्स्ट, और फोर्थ है खाड़ी युद्ध सेकेंड। तो देखिए, जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे वो कब गिराए गए थे? द्वितीय वर्ल्ड वॉर के टाइम पर गिराए गए थे। इसकी सन भी आप लोग याद कर सकते हो। तो इसकी सन देखिए, जो पहला परमाणु बम गिराया गया था वो कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उसके बाद दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, 1945। तो इसकी जो तारीख है आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि जून 2022 के महीने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए, जून 2022 के महीने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी लेकर के आए हैं। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि जो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पहला ऑप्शन है केरल, उसका सेकंड है झारखंड, थर्ड है असम और फोर्थ कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो अपना सेकंड वाला है यानी कि झारखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न में बोल रहे हैं कि पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस वर्ष पराजित किया था? तो देखिए, यहाँ पे इनका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया है इन्होंने। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि पानीपत का द्वितीय या फिर फर्स्ट युद्ध या फिर थर्ड युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस वर्ष पराजित किया था। तो जो पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कब युद्ध हुआ था, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में युद्ध कब हुआ था। तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 1526 में, ठीक है, क्योंकि 1526 में ही बाबर थे। उसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना, अगर आपके सामने ये ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, देखिए 21 तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें तो अपने बाबर आए ही नहीं थे। तो यहाँ पे अपने 1526 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो है ना, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद देखिए, पानीपत की सेकेंड लड़ाई पूछ ली जाती है, तो पानीपत की सेकेंड लड़ाई हुई थी 1556 में। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे कि भारत में स्थित निम्नलिखित में से संरक्षित जैव मंडल का अपने राज्य और स्थान के साथ मिलान करें। देखिए, यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से, और इसका आपको मैच करना है इनसे। तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जब आपने देखा कि मानस एक क्या है, मानस क्या है आपका, तो मानस एक राष्ट्रीय उद्यान है। मानस कहाँ पर है? तो मानस देखिए असम में है। तो मतलब पहले का क्या हो सकता है? पहले का हो सकता है सी। अब पहले का सी कौन से ऑप्शन में? तो एक ऑप्शन अपना ये चला जाएगा और एक ऑप्शन अपना ये चला जाएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन अपने हो नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नंदा देवी, आप सभी को पता है कि नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो मतलब यहाँ पे मानस वाला क्या हो जाएगा? मानस वाला असम में हो जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में। मतलब पहले का क्या हो जाएगा? पहले का जो अपना पहला है उसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दूसरा क्या है? दूसरे का हो जाएगा ए, ठीक है। अब बचा कौन सा रह गया? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो है ना, दूसरा कहाँ पर है? ये दूसरा अभी हमें पता नहीं है कि कितना है, लेकिन हमें तीसरा पता है कि मन्नार की जो अपना नंदा देवी है, नंदा देवी कहाँ पर है? नंदा देवी है अपना उत्तराखंड में, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? तमिलनाडु में, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1C
2B और 3A। तो 1C 2B 3A ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग तो इस प्रकार से देखो कि मानस कहाँ पर है? असम में है। उसी प्रकार से जो नंदा देवी है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, तो ये क्वेश्चन है आपका करंट और अफेयर्स से। इसमें बोल रहे हैं कि एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज का निधन 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। ये कौन थे? तो देखिए, जो पहले भारतीय मुक्केबाज थे एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन थे? तो ये थे बिरजू शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका निधन कब हुआ? इनकी निधन की आप लोग डेट याद कर सकते हो। तो इनका निधन हो गया 4 सितंबर 2022 से। लेकिन क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बिरजू शाह का संबंध किससे था? तो बिरजू शाह जो थे ना, बिरजू शाह का संबंध किससे है? तो बिरजू शाह का संबंध है मुक्केबाजी से। ठीक है, मुक्केबाज थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि किस त्यौहार को बांग्लादेश में पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में पतंग महोत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जो संक्रांत त्यौहार है ना, संक्रांत त्यौहार ऑप्शन नंबर 1 संक्रांत त्यौहार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो संक्रांत त्यौहार है वहाँ पर पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यहाँ पे जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की शुरुआत है ना, वो कब की गई थी? तो आप सभी को पता है कि ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई थी। पहला ऑप्शन आपके सामने कि जनवरी 2014 में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है जनवरी 2015 और जनवरी 2016 और जनवरी 2018। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी वो हुई थी जनवरी 2018, यानी कि 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बोल रहे हैं कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो आपकी नॉलेज के ऊपर बेस करता है कि आपने कितना पढ़ा है। तो जो भारतीय आज़ादी के समय यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, वो कौन थे? ये थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इसमें बोल रहे हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन 1784 में किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका गठन 1784 में किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका कि कब किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन? तो ये किया गया था 1784 में। ठीक है, और उसके बाद जो इसका गठन है वो किसने किया था? तो इसका गठन किया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने इसका गठन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई सहयोग संगठन ने को अपना सबसे नए अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है। देखिए मतलब को यहाँ पे एक बीच में ब्लैंक है, मतलब संघाई सहयोग संगठन ने किसे अपना सबसे नया सदस्य है उसे स्वीकार किया है। तो देखिए जो सबसे नया सदस्य बना है इसका SCO का, तो SCO के बारे में भी अभी जानकारी लेंगे कि SCO क्या है इसके बारे में। तो सबसे जो इसका नया सदस्य है वो है इसका नया सदस्य ईरान। ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, क्या राजधानी है? ईरान की राजधानी है तेहरान। उसके बाद बांग्लादेश की आप सभी को राजधानी पता है, बांग्लादेश की क्या है? ढाका है। रूस की क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक। अब आपको ये बताना है, पहले तो SCO के बारे में और देख लें। तो SCO जैसे देखा हमने, तो SCO का फुल फॉर्म क्या है? तो संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। संघाई सहयोग संगठन, इसका स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है अपना
बीजिंग में, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। तो बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अब यहाँ पे जो सबसे नया सदस्य जुड़ा है, सबसे नया सदस्य कौन सा है? तो सबसे नया सदस्य है ईरान, ठीक है। तो इस प्रकार से एससीओ के बारे में जानकारी हो गई। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि एससीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है चोरा चोरी कांड, सेकंड ऑप्शन है साइमन कमीशन, थर्ड ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी ना, वो साइमन कमीशन के टाइम पर हुई थी। साइमन कमीशन के विरोध में ये लोग एक रैली निकाल रहे थे। अब ये रैली निकाल रहे थे तो पुलिस ने क्या किया? लाठी चार्ज कर दिया और इनके सर पर लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साइमन कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साइमन कमीशन के बारे में जैसे थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये कब आया था भारत में। तो ये आया था भारत में 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को यहाँ पे साइमन कमीशन भारत आए थे। उसके बाद देखिए चोरा चोरी कांड घटना कब हुई थी? तो चोरा चोरी कांड घटना हुई थी 1922 में। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन ऑप्शन है में, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों चीज़ें, तीनों की सन याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या दिल्ली क्या कह रहे हैं इसमें? निम्नलिखित में से क्या दिल्ली का राज्य वृक्ष के बारे में पूछ रहे हैं। जो अपना राजकीय वृक्ष होता है वो दिल्ली का राजकीय वृक्ष क्या है? तो देखिए जो दिल्ली का राजकीय वृक्ष है वो गुलमोहर का पेड़ है। ऑप्शन नंबर जो अपना ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलमोहर का पेड़ कहाँ पर है? दिल्ली का राजकीय वृक्ष है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए इसमें बोल रहे हैं कि किताब उल हिंद किसने लिखा था? तो इसके लेखक के बारे में पूछ रहे हैं कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है कि अमीर खुसरो, अबुल फजल, और थर्ड ऑप्शन है अल बिरूनी, और फोर्थ ऑप्शन है आमिर हसन देहकुलिक। तो इसका राइट आंसर है अल बिरूनी। ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल बिरूनी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बोल रहे हैं कि अनुच्छेद किसके अंतर्गत किसके बारे में क्या बताता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का तरीका देखिए आप लोग और इसके ऑप्शंस को देखिए कि अनुच्छेद यहाँ पे दे दिया है ना, बीच में ब्लैंक दे दिया के बारे में बताता है, मतलब कौन सा अनुच्छेद किसके बारे में बताता है। देखिए पहला है कि 18, जो अनुच्छेद 18 है क्या अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17 उपाधियों का उन्मूलन, और जो अनुच्छेद 21 है वो क्या मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध, और ऑप्शन 4 है यहाँ पे 18 यानी कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। तो देखिए जब तक आपको अनुच्छेद के बारे में याद नहीं है कि हमारा कौन सा अनुच्छेद क्या बता रहा है, तब आप लोग इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 18 है वो क्या है? अनुच्छेद 18 है उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है। तो उपाधियों का अंत किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या आता है? अस्पृश्यता का अंत आता है। तो ये चीज़ गलत लिखी है, अनुच्छेद 17 के अंदर आता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी थी इन्होंने, उपाधियों का अंत, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या आता है? उपाधियों का उन्मूलन, इन्होंने लिखा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी गलत है ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। सो देखिए नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2022 में प्रतिष्ठित जो बिटली गोल्ड अवार्ड है वो जीता है? तो जो चारुदत्त मिश्रा थे, चारुदत्त मिश्रा हैं ये, इन्होंने बिटली अवार्ड जीता है। तो अप्रैल 2022 में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो करंट के क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाएंगे, क्योंकि करंट आप एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि बहुत से लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं और बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं। तो जो कट ऑफ मेंटेन करना होता है तो वो कुछ इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डालेंगे, ठीक है ना। तो कट ऑफ अपने आप मेंटेन हो जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि बिटली अवार्ड गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? तो चारुदत्त मिश्रा ने जीता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट के बारे में बताना है कि रेपो रेट क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है कि यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों की सरकारी प्रभूतियों
प्रभूतियाँ बेचता है। उसका सेकंड है कि वह दर है जिस पर वह वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रभूतियों की आरबीआई को बेचकर उधार लेता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेपो रेट के बारे में आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो एक बार देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो रेपो रेट होती है वो एक ऐसी दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रभूतियों को आरबीआई को बेचकर उधार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आरबीआई के बारे में जब बात चल ही रही है तो आरबीआई की थोड़ी सी बात जान लेते हैं हम। तो RB और I यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका अधिनियम कौन सा था? तो अधिनियम यानी कि कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका जो एक्ट था वो था 1934 का। 1934 के एक्ट के तहत आरबीआई यानी कि जो अपनी भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना की गई थी। अब ये देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वर्तमान में मुंबई में। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो वेम्बनाड झील है भारत के केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उड़ीसा आया है तो इसमें एक फेमस झील है, इसका नाम क्या है? चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील यहाँ पे उड़ीसा में फेमस है। ठीक है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है यहाँ पे चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि महाराजा धीराज की भव्य उपाधि का धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जो महाराजा धीराज की उपाधि का जो भव्य उपाधि थी उसका धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि बेगम हजरत महल किस कप से संबंधित हैं? तो बेगम हजरत महल का संबंध पूछा जा रहा है कि किस खेल से संबंध है इनका। तो बेगम हजरत महल का संबंध है फुटबॉल से। जो अपना बेगम हजरत महल कप है उसका संबंध किससे है? फुटबॉल क्षेत्र में दिया जाता है ये कप। ठीक है, अब देखिए फुटबॉल के 1-2 कप और होते हैं तो वो उनको भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो फुटबॉल में एक कप होता है रोबर्ट्स कप। ठीक है, एक कप होता है रोबर्ट्स कप, एक कप होता है सुब्रतो मुखर्जी कप। सुब्रतो मुखर्जी कप एक होता है। तो यहाँ पे इसके 2 कप थे इम्पोर्टेंट बता दिए, और भी इम्पोर्टेंट आएंगे तो अगले वीडियोज़ में मैं उनको बताता चलूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हॉकी दिख रहा है, क्रिकेट दिख रहा है और कबड्डी दिख रहा है। तो आपको हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी से संबंधित याद होने चाहिए कुछ। तो आप लोग अवार्ड एक बार एक साथ लिख लो अवार्ड कि ये अवार्ड किससे संबंधित है, और उनको याद कर लो, क्योंकि अवार्ड बहुत ज़्यादा कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अवार्ड मैंने बता दिए, और बेगम हजरत महल कप का संबंध फुटबॉल से है। उसके बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डूरंड कप का संबंध किससे है। डूरंड कप का संबंध किससे है, तो इसके बारे में बताना है। सो आज का लास्ट प्रश्न है यहाँ पे। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि दिल्ली के अगले और 22वें यानी कि दिल्ली के अगले 22वें उपराज्यपाल किस तारीख के अनुसार बोल रहे हैं? 26 मई 2022 को। 26 मई 2022 को के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मतलब दिल्ली के अभी वर्तमान में, क्योंकि 22 तो चली रही है, इतनी जल्दी तो चेंज हो नहीं जाएंगे। तो वर्तमान में अभी यानी कि दिल्ली के वर्तमान में अभी उपराज्यपाल कौन है? तो देखिए जो अभी वर्तमान में जो उपराज्यपाल है ना, वर्तमान में कौन है? जो अपने विनय कुमार सक्सेना है वो हैं वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे और आप लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस भी किया होगा कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को वही करना है। अगर आप लोग रीजनिंग की क्लास भी लेना चाहते हो तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है चैनल पर डेली रात के 9 बजे। रात के 9 बजे डेली चलता है चैनल पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप लोग वो देखना चाहो तो देख सकते हो आप लोग, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसकी भी,
तो आप लोग जा कर के देख लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।